हेलो स्टूडेंट्स, हम अभी तक जो डिस्कस कर रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, और उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी डिस्कस कर लिए हैं। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है ओपन इकोनॉमी। बहुत बार आप इसको पढ़ेंगे सुनेंगे, दो कॉन्सेप्ट होते हैं कि ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी रेफर्स टू दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ इकोनॉमी विच हैव अ डायरेक्ट इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जिनके दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध होते हैं। ओपन का मतलब कि उनके दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध होते हैं, उन्हें हम ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। एंड क्लोज्ड इकोनॉमी इट रेफर्स टू दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ इकोनॉमी इन विच देर इज नो एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जिनका शेष विश्व से दूसरे देशों के साथ किसी प्रकार का कोई भी आर्थिक संबंध नहीं होता। तो जिन देशों के आर्थिक संबंध होते हैं दूसरों से वो ओपन इकोनॉमी होते हैं, और जिनके आर्थिक संबंध नहीं होते, इनके आर्थिक संबंध होते हैं और इनके इकोनॉमिक रिलेशंस नहीं होते, इसलिए जिनके होते हैं वो ओपन इकोनॉमी कहलाती हैं और जिनके नहीं होते वो क्लोज इकोनॉमी। आज के दिन लगभग सभी इकोनॉमीज जो हैं वर्ल्ड में वो ओपन इकोनॉमी है। कोई भी इकोनॉमी लगभग क्लोज नहीं है, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो अपने दम पर ही सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। या तो कुछ लेने के लिए या फिर कुछ देने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना ही पड़ता है, क्योंकि सर्वगुण संपन्न कोई भी कंट्री नहीं होता। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली ये आपको देखने को मिलेगा, जबकि आपको क्लोज इकोनॉमी देखने को नहीं मिलेगी। तो अब हमारा एक कॉन्सेप्ट था ओपन इकोनॉमी और दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट था क्लोज इकोनॉमी। अब बात आती है डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी। इन दोनों इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है? तो एक साइड में हम लेते हैं ओपन इकोनॉमी और दूसरे साइड में हम लेते हैं क्लोज इकोनॉमी। बड़ा सीधा सा है, दीज इकोनॉमीज हैव इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इनका दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध होता है, जबकि क्लोज्ड इकोनॉमी में दूसरे देशों के साथ इनका कोई आर्थिक संबंध नहीं होता। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इनका दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध होता है, इसलिए इनके दूसरों से लिंक होते हैं, इसलिए वाइडर कॉन्सेप्ट है। इनका किसी से कोई लिंक नहीं होता, इनके सब दरवाजे खिड़की बिल्कुल बंद होते हैं, ना तो कोई आता है ना कोई जाता है, इसलिए ये एक नैरो कॉन्सेप्ट होता है, जबकि ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये रियलिस्टिक है, क्योंकि रियल लाइफ में आपको ओपन इकोनॉमी देखने को मिलती है। जितनी भी इकोनॉमीज है वो रियल लाइफ में ओपन है, क्योंकि उनका रिलेशन होता है दूसरे देशों के साथ। जबकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये अनरियलिस्टिक है, क्योंकि क्लोज इकोनॉमी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए ये एक वास्तविक धारणा है, ये एक अवास्तविक धारणा है। ओपन इकोनॉमी में डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में बी इक्वल और नॉट। देश की घरेलू सीमा के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी में हम जो भी प्रोडक्शन करते हैं वो डोमेस्टिक इनकम होती है, और फिर विदेशों से जो लेन देन का बैलेंस होता है उसको जब हम उसमें ऐड करते हैं फिर वो नेशनल इनकम बन जाती है। पहले देश की घरेलू सीमा के अंदर जो भी प्रोडक्शन है दैट इज़ डोमेस्टिक इनकम, और उसके बाद विदेशों से जो हमारा बैलेंस आता है, जब डोमेस्टिक इनकम में जब हम उस बैलेंस को जोड़ देते हैं दैट इज़ कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। शुद्ध विदेशी साधन है वो जोड़ देते हैं, फिर वो क्या बन जाती है? नेशनल इनकम बन जाती है। तो इसमें क्या है कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में इक्वल और नॉट। मान लो हमारी डोमेस्टिक इनकम 100 है और हमारी विदेशों से जो बैलेंस है वो 0 है, तो हमारी नेशनल इनकम भी 100 ही हो जाएगी, तो इक्वल भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि हमारी डोमेस्टिक इनकम 100 है, विदेशों से 10 और आ गया, तो हमारा नेशनल इनकम जो है वो 110 हो जाएगा, तो फिर ये अनइक्वल भी हो सकता है। तो दोनों बातें, ये इक्वल भी हो सकता है और ये अनइक्वल भी हो सकता है। जबकि इसमें क्लोज्ड इकोनॉमी में डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों इक्वल ही होते हैं, क्योंकि इनमें विदेशों से कोई लिंक नहीं होता, फॉरेन से कोई इनकम का आना या जाना लेन देन नहीं होता। इसलिए क्लोज्ड इकोनॉमी में डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम हमेशा इक्वल होते हैं, जबकि ओपन इकोनॉमी में इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ओपन इकोनॉमी में 5 सेक्टर्स होते हैं, जैसे हम आगे बात करने वाले हैं। एक होता है प्रोडक्शन सेक्टर, एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें 5 होते हैं, जबकि इसमें 4 होते हैं, क्योंकि इसमें केवल आपको हाउस होल्ड सेक्टर देखने को मिलेगा, इसमें आपको प्रोडक्शन सेक्टर देखने को मिलेगा, और इसमें आपको गवर्नमेंट सेक्टर देखने को मिलेगा, मनी मार्केट, बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें विदेशों से कोई लिंक नहीं होता। तो इसमें 4 सेक्टर तो दोनों के कॉमन हो गए। इसमें आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उनसे लिंक होते हैं, जबकि इसमें आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि विदेशों से कोई लिंक नहीं होते हैं। इसलिए ओपन इकोनॉमी में हमेशा 5 सेक्टर रहेंगे और क्लोज्ड इकोनॉमी में हमेशा 4 सेक्टर रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपका एक कॉन्सेप्ट आ गया ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। इनका हमने मीनिंग भी देख लिया और साथ ही साथ इनका हमने डिफरेंस भी देख लिया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है 25 नंबर पर मटेरियल और फिजिकल गुड्स।
नॉन मटेरियल और नॉन फिजिकल गुड्स। मटेरियल और फिजिकल, नॉन मटेरियल, नॉन फिजिकल। मटेरियल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच, विच कैन बी ट्रांसफर टू ईच अदर, जिनको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, एक दूसरे को लेन देन भी कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मटेरियल गुड्स और या फिजिकल गुड्स। नॉन मटेरियल और नॉन फिजिकल गुड्स कौन सी होती है? जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं, ना उनको टच कर सकते हैं, ना ही हम एक दूसरे को ले दे सकते हैं। तो ये हमेशा क्या होती हैं? ये गुड्स होती हैं, जो भी वस्तुएं होती हैं, विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच, विच कैन बी ट्रांसफर टू ईच अदर, उनको हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, एक दूसरे लेन देन भी कर सकते हैं। बट ये जो नॉन मटेरियल होती है हमेशा क्या होती हैं? सर्विसेज होती हैं, क्योंकि सर्विसेज को हम कभी देख नहीं सकते। कोई भी सर्विस है उनको ना तो कभी देखा जा सकता है, ना कभी उनको छुआ जा सकता है, ना ही कभी उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो वस्तुओं को तो हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, जबकि सर्विसेज को हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो हम उनको देख सकते, ना ही हम उनको टच कर सकते हैं। आप एक डॉक्टर को देख सकते हैं, बट डॉक्टर जो एक सर्विस दे रहे उस सर्विस को आप देख नहीं सकते। आप एक लॉयर को देख सकते हैं, बट लॉयर की सर्विस को नहीं देख सकते। तो दीज आर द मटेरियल और फिजिकल और नॉन मटेरियल और नॉन फिजिकल गुड्स। अब हम देखते हैं डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल गुड्स। तो पहले हम लेते हैं मटेरियल गुड्स और फिर हम लेते हैं नॉन मटेरियल गुड्स। मटेरियल गुड्स, दीज कैन बी सीन, जबकि इनको सीन नहीं किया जा सकता, कांट बी सीन। These can be touch but these can't be touch. These can be transferred to each other. एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हम इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जबकि इनको ट्रांसफ़र भी नहीं किया जा सकता। ये हमेशा गुड्स की फॉर्म में होती है, यानी कि these are always in form of goods. These are always in form of services. मीन्स जो गुड्स होती हैं उनको मटेरियल या फिजिकल गुड्स कहा जाता है, और जो सर्विसेज होती हैं उनको नॉन मटेरियल या नॉन फिजिकल गुड्स कहा जा सकता है। These may be durable और पेरिशेबल। ड्यूरेबल जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक हम उनको यूज़ कर सकते हो। ड्यूरेबल होती है, पेरिशेबल जो एक बार में ही नष्ट हो जाती है। तो ये ड्यूरेबल हो सकती है, पेरिशेबल हो सकती है, जैसे कोई टेबल है, पेन है, मोबाइल है, ये ड्यूरेबल भी हो सकते हैं, और पेरिशेबल भी हो सकते हैं, जैसे कोई सब्जी है, फ्रूट वगैरह है, उनको देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, बट वो एक बार यूज़ करने पर वो कंज्यूम हो जाते हैं। जबकि सर्विसेज हमेशा पेरिशेबल होती हैं, केवल एक बार ही यूज़ हो सकता है, किसी भी एक सर्विस को हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते। तो गुड्स आर ऑलवेज मे बी ड्यूरेबल और पेरिशेबल, वेयर एज नॉन मटेरियल और नॉन फिजिकल गुड्स मीन्स सर्विसेज आर ऑलवेज पेरिशेबल। गुड्स के एग्जांपल कुछ भी हो सकते हैं, पेन भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स और लॉयर्स, तो सर्विसेज जो है वो हमेशा नॉन मटेरियल और नॉन फिजिकल होती हैं, उनको कभी भी देखा नहीं जा सकता, जबकि इनको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। दैट्स वाई मटेरियल और फिजिकल मीन्स विच कैन बी सीन, टच और ट्रांसफर टू ईच अदर, and non-material non-physical means which can't be seen, can't be touched or can't be transferred to each other. Material goods are always in form of goods, whereas non-material non-physical goods are always in form of services. यानी कि मेटेरियल गुड्स जो होती हैं वो गुड्स ही होती है, जबकि नॉन मेटेरियल जो होती हैं वो सर्विसेज भी होती है, सर्विसेज ही होती है। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। दो तरह की इनकम होती है, एक होती है फैक्टर इनकम, एक होती है ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम रेफर्स टू दैट पर्टिकुलर इनकम विच इज़ अर्नड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर सर्विसेज। यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, जो चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो इन चारों फैक्टर्स जो हैं अपनी सर्विसेज के बदले में इनको जो भी मिलता है, जस्ट लाइक रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो ये जो इनको अपने इनकम मिलती है, रिवार्ड मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम इज ऑलवेज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। इसको कमाया जाता है, बदले में सेवाएं देकर या कुछ देकर कमाया जाता है, और इसको कि कमाया जाता है और इससे इकोनॉमी के प्रोडक्शन पर असर पड़ता है, जीडीपी पर असर पड़ता है, इसलिए फैक्टर इनकम को हमेशा नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। और ये टू साइडेड कॉन्सेप्ट है, एक तरफ ये फैक्टर अपनी सेवाएं देते हैं, तब जाकर इनको अपना रिवार्ड मिलता है। सिमिलरली ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू दैट पर्टिकुलर इनकम which can be gained or received by any factor or sector without doing any type of work or job। बिना किसी काम के, बिना कुछ किए जो इनकम मिलती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। इसके बदले में कोई भी काम नहीं किया जाता, इसके बदले में कुछ भी नहीं दिया जाता, और इससे देश की जीडीपी पर कोई असर नहीं होता, इसलिए ट्रांसफर इनकम को कभी भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। इनको नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है, बट इनको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता।
तो फैक्टर इनकम क्या होगी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अपनी सर्विसेज के बदले में जो मिलता है दैट इज फैक्टर इनकम इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और ये टू साइडेड कॉन्सेप्ट है क्योंकि एक साइड सर्विसेज दी जाएगी तब जाकर दूसरी साइड उनको अपना रिवार्ड मिलेगा, और इनको नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। और ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा कमाया जाता है, अर्निंग कॉन्सेप्ट है, जबकि ये जो है गेनिंग कॉन्सेप्ट है, ये केवल बैठे बिठाए मिल जाता है, अदरवाइज इसको कभी कमाया नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज पेंशन बैठे बिठाए मिल जाती है, कभी नहीं कमाया जाता। स्कॉलरशिप बैठे बिठाए मिल जाती है, कभी नहीं कमाया जाता। तो जो कमाया जाता है दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम, और ये केवल फैक्टर्स को ही मिलती है, जबकि ट्रांसफर इनकम किसी भी फैक्टर, किसी भी सेक्टर को फ्री में ही मिल जाती है। जैसे आपके घर में आपके कोई रिलेटिव आ गए या आपके कोई अंकल आ गए और जाते समय आपको थोड़े से पैसे नजराना देकर चले गए, इट मीन्स वो क्या है आपकी ट्रांसफर इनकम, क्योंकि वो आपको बैठे बैठाए मिल गई, आपने उसको कमाया नहीं है। तो एक होती है फैक्टर इनकम जिसको कमाया जाता है, एक होती है ट्रांसफर इनकम जो बैठे बैठाए मिल जाती है। अब बात आती है डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो पहले हम लेते हैं फैक्टर इनकम और फिर हम लेते हैं ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट, इसको कमाया जाता है, जबकि ट्रांसफर इनकम इज गेनिंग कॉन्सेप्ट, इसको बैठे बिठाए मिल जाता है बिना किसी काम के, विदाउट डूइंग एनी जॉब ये मिल जाती है। फैक्टर इनकम अर्न बाय फैक्टर प्रोडक्शन, ओनली अर्न बाय फैक्टर प्रोडक्शन, ये केवल फैक्टर्स को ही मिलती है क्योंकि फैक्टर्स ही अपनी सर्विसेज देते हैं और उन्हें मिलती है, जबकि ये किसी भी फैक्टर या किसी भी सेक्टर को ऐसे ही बैठे बिठाए मिल जाती है विदाउट डूइंग एनी वर्क। फैक्टर इनकम इज टू साइडेड कॉन्सेप्ट, दो तरफा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक तरफ फैक्टर्स अपनी सर्विस देते हैं, दूसरी तरफ उनको अपना रिवार्ड मिलता है, जबकि ये वन साइडेड कॉन्सेप्ट है, इनको बैठे बिठाए मिल जाता है, जबकि इनको किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं करना पड़ता। फैक्टर इनकम ऑलवेज इंक्लूड इन नेशनल इनकम, क्योंकि इसको नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है, क्योंकि इससे जीडीपी पर असर पड़ता है, इससे जीडीपी इंक्रीज डिक्रीज होती है, इसलिए इसको नेशनल इनकम में हम शामिल करते हैं। यानी कि क्योंकि ये अर्निंग कॉन्सेप्ट इसको कमाया गया है इसलिए इसे नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है, जबकि ट्रांसफर इनकम को कभी भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इससे जीडीपी पर कोई असर नहीं होता है। एक व्यक्ति ने 10 रुपये दूसरे व्यक्ति को दे दिए या आपके अंकल ने 100 रुपये आपको दे दिए तो उससे देश की जीडीपी पर कोई असर नहीं पड़ा, केवल पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हुआ, जीडीपी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए इसको कभी भी नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं किया जाता। फैक्टर इनकम की 4 टाइप्स होती हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये 4 फॉर्म में हो सकता है, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। जबकि ट्रांसफर जो इनकम होती है वो 2 तरह की होती है, करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। इसमें केवल ट्रांसफर हो जाता है, एक तो करंट ट्रांसफर, अगर अमाउंट छोटी होती है तो करंट ट्रांसफर माना जाएगा, यानी वो अपनी करंट इनकम में से दिया जाएगा, और अगर अमाउंट बड़ी है तो फिर वो कैपिटल ट्रांसफर माना जाएगा, क्योंकि वो पिछली सेविंग में से दिया जाता है। तो ये 2 तरह से हो सकते हैं, तो करंट ट्रांसफर और एक कैपिटल ट्रांसफर। इसके एग्जाम्पल वही 4 आएंगे, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, जबकि इसके एग्जाम्पल है ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, बेरोजगारी भत्ता है। तो इस तरह से तो जो बैठे बिठाए मिल जाती है दैट इज ट्रांसफर इनकम, और जिसको कमाना पड़ता है, जिसके बदले में कोई वस्तु सेवा देनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, ट्रांसफर इनकम एक गेनिंग कॉन्सेप्ट, बैठे बिठाए मिल जाता है। और फैक्टर इनकम को हमेशा हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, जबकि ट्रांसफर इनकम को हम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। आज का हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है दैट इज नंबर 31, ग्रोस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आएगा नेट इन्वेस्टमेंट और नेक्स्ट आएगा सब्स्टिट्यूशन इन्वेस्टमेंट। ये हमारा 31 नंबर कॉन्सेप्ट है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट। इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर द होल एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स whether it may be for new production or it may be for maintenance of old, जो कुछ भी कैपिटल गुड्स पर खर्च किया जाता है, चाहे वो नए प्रोडक्शन के लिए हो या फिर वो मेंटेनेंस के लिए हो, किसी भी तरीके से हो, जो भी खर्च किया जाता है दैट इज कॉल्ड ग्रोस इन्वेस्टमेंट। मीन्स ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस सब्स्टिट्यूशन इन्वेस्टमेंट। इन दोनों इन्वेस्टमेंट का ये सम टोटल होता है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट is equal to net investment plus substitution investment. Whole expenditure on capital goods whether it may be for production of new capital goods or it may be for the maintenance of any old capital good, जो भी खर्च होगा चाहे वो नया बनाने के लिए चाहे वो मेंटेनेंस करने के लिए, टोटल जो होगा दैट इज कॉल्ड ग्रोस इन्वेस्टमेंट। देन नेट इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी during a financial year the whole expenditure on capital goods, or we can say that whole expenditure
फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू कैपिटल गुड्स, इसमें केवल नया प्रोडक्शन ही होता है, कभी भी मेंटेनेंस नहीं होती, इसमें केवल नया ही प्रोडक्शन होगा। द होल एक्सपेंडिचर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू कैपिटल गुड्स दैट इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट केवल नया बनाने के लिए होता है, इससे कभी भी मेंटेनेंस नहीं होती। जबकि सब्स्टिट्यूशन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? द होल एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स फॉर देयर मेंटेनेंस ओनली, केवल मेंटेनेंस के लिए जो होता है, इसमें केवल मेंटेनेंस ही होगी और इसमें कभी मेंटेनेंस नहीं होगी और इसमें कभी नया नहीं बनेगा। और नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस सब्स्टिट्यूशन इन्वेस्टमेंट, एंड सब्स्टिट्यूशन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज द सम टोटल ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट प्लस सब्स्टिट्यूशन इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट से हमेशा नया ही बनेगा, कभी भी मेंटेनेंस नहीं होगा, और सब्स्टिट्यूशन से हमेशा मेंटेनेंस ही होगी, कभी भी नया नहीं बनेगा। अगर आपने अपनी गाड़ी पर 2 लाख रुपए खर्च किए हैं और वो मेंटेनेंस के लिए किए हैं तो वो सब्स्टिट्यूशन माना जाएगा, बट आपने अगर 2 लाख रुपए की नई गाड़ी ली है तो फिर वो नेट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नेट इन्वेस्टमेंट हमेशा नया ही बनाता है और सब्स्टिट्यूशन इन्वेस्टमेंट हमेशा पुराने जो कैपिटल गुड्स उनकी मेंटेनेंस ही करता है। सब्स्टिट्यूशन कभी नया नहीं बनाता और नेट कभी भी मेंटेनेंस नहीं करता, और इन दोनों पर जो टोटल खर्च होता है, द होल एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स, whether it may be for new production or it may be for maintenance of old, the sum total of net and substitution investment is equal to gross investment। तो ये हमारे 3 कॉन्सेप्ट हैं, पहला है ग्रोस इन्वेस्टमेंट, एंड देन नेट इन्वेस्टमेंट, एंड देन सब्स्टिट्यूशन इन्वेस्टमेंट।